नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए रीट मेंस भर्ती परीक्षा और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। साथियों, ये हमने आज से टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और जो साथी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी जब भी क्लास बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, इन भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न आज का वो है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो सीटें हैं वो है साथियों जयपुर में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। साथ ही यहाँ पर 19 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी हैं? 19 सीटें हैं विधानसभा की। अगर पूछा जाए राजस्थान के किस जिले में सबसे कम की अगर बात करें तो कम जो सीटें हैं सबसे कम राजस्थान में, एक तो जैसलमेर है साथियों। जैसलमेर में मात्र 2 सीट है। इसके अलावा 2 ही सीट प्रतापगढ़ में साथियों। कहाँ पर? प्रतापगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो है जयपुर, जिसमें कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 19। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर था पहला ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और साथ ही ये पेपर है, प्रीवियस पेपर है जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया था। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर हम आगामी जो भर्ती परीक्षा आने वाले सितंबर अक्टूबर माह में और जनवरी माह में जो रीट भर्ती परीक्षा है उनमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 30 अप्रैल 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 18 अप्रैल 1949 को। साथियों, संयुक्त राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। संयुक्त जो राजस्थान की स्थापना हुई थी उसमें साथियों जो उदयपुर है इसको क्या बनाया गया था? वहाँ की राजधानी बनाया गया था। तो उदयपुर को क्या बनाया गया था? वहाँ की राजधानी। संयुक्त राजस्थान में साथियों जो उद्घाटनकर्ता थे उनका नाम कौन था? उद्घाटनकर्ता का नाम की अगर बात करें तो उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी ने इस जो राज्य है संयुक्त राज्य संघ उसकी स्थापना की थी 18 अप्रैल 1948 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों बी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और इससे पहले मैं एक प्रश्न और बता दूं साथियों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो संयुक्त राजस्थान है इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। संयुक्त बृहत राजस्थान जो संघ की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी साथियों, इसमें एक राज प्रमुख बनाया गया था। कौन बनाया गया था राज प्रमुख? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राज प्रमुख कौन था। तो राज जो प्रमुख था वो कौन था साथियों? राज प्रमुख में था भोपाल सिंह। कौन था साथियों? भोपाल सिंह। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिसको आप नोट करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है 47वां हमारा प्रश्न दिया गया इसमें, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 12 वर्ष। अब मैं आपको बता दूं, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनसे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनसे कुछ संबंधित फैक्ट मैं आपको बता दूं साथियों, इनका जन्म 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 16वीं सदी में हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माँ थी वो जयवंताबाई थी, जयवंताबाई। और इनके जो पिताजी थे साथियों उनका नाम क्या था? पिताजी का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? सॉरी, रतन सिंह नहीं, उदय सिंह। उदय सिंह इनके पिताजी का नाम था और माता जयवंता थी। साथियों, महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ये याद रखना है, महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो क्या था? की का बचपन का नाम था। साथियों, इन्होंने 12 वर्ष तक चावंड को राजधानी बनाई अपनी, और 57 मतलब लगभग 56 से 57 वर्ष इन्होंने कुल अपनी उम्र की थी, जिसमें 19 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी साथियों। 19 जनवरी 1597 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और आपको ये ध्यान रखना है, इनका घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कुछ फैक्ट है साथियों। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था 9 मई को, उस दिन शुक्रवार था साथियों। कौन सा वार था? शुक्रवार। ये भी एग्जाम में पूछा गया था साथियों एक बार।
राजस्थान एसआई शायद आरएस की भर्ती ही, उसमें पूछा गया था कि जो महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ था उस दिन कौन सा वार था, तो शुक्रवार था। तो साथियों ये कुछ फैक्ट हैं जो महाराणा प्रताप से संबंधित अक्सर पूछे जाते हैं। और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निमाड़ी उपबोली है, तो निमाड़ी जो उपबोली है वो किसकी उपबोली है? शेखावटी की, मेवाड़ी की, वागड़ी की, मालवी की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा मालवी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मालवी जो है उसकी एक उपबोली है, उसका नाम है निमाड़ी। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या पूछा जाता है कि रांगड़ी जो बोली है वो किन भाषाओं का मिश्रण है या किन बोलियों का मिश्रण है? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैंने काफ़ी बार नोट किया है। तो रांगड़ी बोली है जो मालवी और मारवाड़ी, कौन सी? मारवाड़ी, इन दोनों भाषाओं का मिश्रण है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को नोट ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 49वां हमारा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो जो महाराणा कुंभा के जो लेखन है उस पर प्रकाश डाल रहा है वो कौन सा साथियों अभिलेख है, ये हमको बताना है। कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय प्रस्तुति, राज प्रस्तुति या फिर राय सिंह प्रस्तुति? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो साथियों इससे जो संबंधित है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अब कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में क्या है साथियों, इसमें महाराणा कुंभा से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि मेवाड़ जो क्षेत्र है साथियों, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग थे। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं, और उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण, ठीक है, 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा द्वारा करवाया गया है। तो ये आपको नोट करना है कि सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बनवाए थे मेवाड़ में वो किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर, कालका माता मंदिर जो चित्तौड़ में है, अश्वलेश्वर महादेव जो सिरोही में है, और श्रृंगार चौरी वो भी चित्तौड़गढ़ में है साथियों, इनका निर्माण करवाया था। तो ये कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, इनको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है साथियों, चित्तौड़गढ़ में, वो विजय स्तंभ का निर्माण भी किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, जो सत्य है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है साथियों? असत्य है। आहार स्थल का संबंध नवपाषाण काल से था, तो ये भी बिल्कुल असत्य है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युग युक्त मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो हुई बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अब कैसे हम आपको बताते हैं, देखो, लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर जो सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे स्थित नहीं है साथियों। बागोर सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो नदी का नाम है वो आएगा कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर पशुपालन का अवशेष मिले हैं, लेकिन किस नदी के किनारे हैं? कोठारी नदी के किनारे। और जो दूसरा फैक्ट पूछा गया था, दूसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें नवपाषाण नहीं है ये दोस्तों। आहाड़ का जो हम बात करेंगे, आहाड़ स्थल की जो उदयपुर में है, तो यहाँ पर नवपाषाण से संबंधित नहीं है, यह है ताम्रपाषाण से संबंधित। का किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है ये आहाड़ स्थल। और चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए जो सत्य कथन है वो तीसरा ऑप्शन रहेगा, और केवल 3 ही इसमें क्या है? सत्य, मतलब ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हमको इस तरह से काटना है, लेकिन इनके लिए हमको इनकी डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, इनकी व्याख्यात्मक रूप से इनका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वो गलत युगम चुनने का पूछा गया है कि गलत युगम चुनिए। एक तरफ छतरी हैं और एक तरफ क्या है? स्थल हैं। तो 84 खंभों की जो छतरी है
वो हमको बताना है कहाँ पे है। तो क्या ये कोटे में है? तो 84 खंभों की छतरी साथियों कोटे में तो नहीं है, मतलब कोटा जिला तो इसमें नहीं है। तो कोटा में नहीं, तो कहाँ पर है? ये है बूंदी जिले में। राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहाँ पर 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में है। साथियों मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं, जोधपुर में। और जोधपुर में कहाँ पर? मंडोर पर। ठीक है, मंडोर में मामा भांजा की छतरी है। इसके अलावा कुंवर पृथ्वीराज की छतरी वो कुंभलगढ़ में है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत युगम है वो दो हैं साथियों, एक तो हो गया पहला वाला और एक हो गया तीसरा वाला। तो बी ऑप्शन जो इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा या रीट भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इन सभी का हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जो जाना जाता है। ये प्रश्न मैंने पहले जब प्री पेपरों का एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था, और दुर्ग से संबंधित क्लास भी ली थी मैंने, टॉपिक वाइज जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी बताया था कि जो सुदर्शनगढ़ का किला है वो किस किले को कहते हैं? वो कहते हैं नाहरगढ़ किले को। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर बसा हुआ है? जयपुर ज़िले में स्थित है। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग है साथियों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसमें एक अच्छी तोप है जिसका नाम बहुत फेमस है, जयबाण तोप। जयबाण तोप किस दुर्ग में है? ये प्रश्न कई बार आप पूछा जा चुका है कि जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है। अब इसका जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो जयसिंह द्वितीय, ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था जयबाण तोप का। ठीक है दोस्तों, और ये कब करवाया था? लगभग 1720 ईस्वी में करवाया था। साथ ही जयबाण जो तोप है उसका वजन लगभग 50 टन है। क्या है? 50 टन है। और इसकी जो लंबाई है फिट में है साथियों, 20 फीट लंबी इसकी नली है। और इसकी लंबाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि जयबाण तोप की लंबाई कितनी है? तो 20 फीट। ठीक है, कितनी? 20 फीट। और मात्र एक बार इस्तेमाल किया गया था जयबाण तोप का, वो किया गया था चाकसू जयपुर में। ठीक है, इसका जो गोला जाके गिरा था वो चाकसू जयपुर में गिरा था। तो ये प्रश्न अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपा, मुनिजिन विजय या विशेषक नाथ रेव। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या होगा? तो जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध जो लेखक है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, चार चौमाका शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चार चौमाका जो शिव मंदिर है वो किस जिले में है? कोटा में, बारां में, बूंदी में या झालावाड़ में? सभी हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं ये। तो चार चौमा जो मंदिर है वो साथियों कहाँ पर स्थित है? कोटे जिले में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो साथियों है, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है। जो युद्ध हुए थे कब कब हुए थे और कौन सा कब हुआ था, किससे पहले हुआ था, ये हमको कालक्रम के हिसाब से बताना है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रेजेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कालक्रम साथियों इनका जो है वो हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही क्रम है, इनमें सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था उसको लिखना है। तो दोस्तों अगर हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, दिवेर के युद्ध की बात करें, ग्रीष्ममेल के युद्ध की बात करें, तो जो सबसे पहले जो घटना घटी थी वो घटी थी साथियों 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध, जो साथियों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी।
इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें मान सिंह ने उसका कार्यभार संभाला था मुगल सेना का। साथियों, ये एक निर्णायक युद्ध था। दिवेर के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1582 में। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। साथियों, ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इसमें साथियों जो विजय हुई थी वो महाराणा प्रताप की हुई थी, और इसको कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। क्या बोला था? मेवाड़ का मैराथन। किसको? दिवेर युद्ध को। अब ग्रीष्मेल की बात करें तो ग्रीष्मेल का जो युद्ध हुआ था साथियों, ये हुआ था 5 जनवरी 1544 के आसपास। ठीक है, 5 जनवरी 1544 के आसपास शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था ग्रीष्मेल का युद्ध। तो इनमें सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट नंबर तराइन का युद्ध हुआ था। उसके बाद में जो घटना घटी है वो घटी है 1576। ठीक है, 1544 से 1582। तो ग्रीष्मेल 1911। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कई बार इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। तो डूंगजी जवाहरजी किस जिले से संबंधित है? जयपुर से, जोधपुर से, सीकर से या अजमेर से? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सीकर से। डूंगजी जवाहरजी की अगर बात करें तो उसका संबंध किससे है दोस्तों? सीकर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डूंगजी और जवाहरजी थे कौन? इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। उस समय के प्रसिद्ध विद्रोही थे ये। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बहुत जंग लड़ी है। तो दोस्तों, इन्होंने किया क्या था कि डूंगजी और जवाहरजी ने जो ग्रामीण लोग थे उनके लिए अंग्रेज़ों से लड़ के उनकी जो हथियार थे, उनके पास धन था, उनको चुरा के साथियों ग्रामीण लोगों को वितरित किए करते थे, दान में दिए करते थे। साथियों, ये आपस में इनका जो संबंध है डूंगजी और जवाहरजी का वो चाचा और भतीजे से संबंधित है। ठीक है, जो शेखावाटी क्षेत्र में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था। तो इनसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, इनका संबंध आपस में क्या है? चाचा और भतीजे का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मीणा क्षत्रिय सभा की हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1924 में, 1933 में, 1944 में, 1946 में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 1933 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, मीणा क्षत्रिय सभा की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं राव बीका की। तो 1459 में, 1488 में, 1539 में, 1388 में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 1488 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो इससे भी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न तो साथियों कई बार रिपीट हो चुका है। चाहे रीट भर्ती परीक्षा हो, चाहे जितनी भी राजस्थान की कोई सी भर्तियां आप देखेंगे तो उसमें वेणेश्वर से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये चतुर्थ श्रेणी में भी अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेणेश्वर मेला कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो ये मेला भरता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा। और वेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो वेणेश्वर में ही भरता है। और वेणेश्वर जो स्थान है ये राजस्थान के किस जिले में है साथियों? वेणेश्वर है राजस्थान के डूंगरपुर में। और गांव का नाम अगर पूछा जाए वेणेश्वर मेला किस गांव में भरता है तो वो है नवाटपुरा। नवाटपुरा में ये भरता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा साथियों वेणेश्वर जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? वेणेश्वर मेले को कहते हैं। वेणेश्वर में एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है, वो बना हुआ है सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम का एक त्रिवेणी संगम है, जो भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये त्रिवेणी संगम किन नदियों का है और ये कहाँ पर भरता है? तो ये वेणेश्वर मेला भरता है साथियों वेणेश्वर डूंगरपुर में।
तो ये प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथियों बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम अब आपके लिए जब भी क्लास लेकर आएँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी या गैर? तो अच्छा प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है कि तारा शर्मा का जो संबंध है वो है दोस्तों भवाई नृत्य से। किससे है? भवाई नृत्य से। और अभी नहीं साथियों, ये कम से कम 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है कि तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो ये है भवाई नृत्य से। अब भवाई जो नृत्य है राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर ज़िले से संबंधित है भवाई नृत्य। तेरह ताली की अगर हम बात करें तो ये इसका उद्गम तो हुआ था साथियों पादरला एक गाँव है पाली में, वहाँ से हुआ था, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और जो तेरह ताली है इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है मीना देवी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि जिस तरह तारा शर्मा भवाई की प्रसिद्ध कलाकार है उसी तरह मीना देवी भी साथियों तेरह ताली की प्रसिद्ध कलाकार है। कच्छी घोड़ी जो है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेखावटी जो क्षेत्र है शेखावटी, वो कच्छी घोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और गैर नृत्य की अगर बात करें तो ये भीलों का नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है, भीलों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथियों, हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा है और उसको हमारी क्लास पसंद आई तो साथियों चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है, विग्रहराज रचित रचना हरिकेली है। हरिकेली क्या है आपको ये बताना है। नाटक है, उपन्यास है, काव्य है या अभिलेख है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा, ये है एक नाटक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। और जो ये नाटक है हरिकेली, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये किस भाषा से संबंधित है, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विग्रहराज का उस हरिकेली में साथियों बिसल देव नाम देखने को मिलता है। जो एग्जाम में पूछा गया था कि बिसल देव के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिसल देव के नाम से जाना जाता है विग्रहराज को। दोस्तों ये जो हरिकेली नाटक है ये अजमेर के खंडरों से प्राप्त हुआ था। अजमेर के खंडरों से ये मिला था या वहाँ से नोट किया गया था हरिकेली, ठीक है। इसमें विग्रहराज का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? बिसलदेव। साथियों एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसमें जो ये हरिकेली नाटक है साथियों, इसमें एक राजकुमारी थी, उसका नाम था देसल देवी, ठीक है। क्या नाम था? देसल देवी। और साथियों बिसल देव, इन दोनों की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है किसका? बिसल देव और देसल देवी, इन दोनों की प्रेम कहानी। और साथियों हम्मीर के खिलाफ एक घटना है युद्ध स्थल की, उसकी योजना का इसमें व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, एक बार हम फिर से नोट करवा रहे हैं। विग्रहराज का जो हरिकेली में नाम मिला था वो मिला था बिसलदेव, इसको बिसलदेव के नाम से जाना जाता था। हरिकेली एक नाटक है साथियों जो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में। कहाँ से प्राप्त हुआ? अजमेर के खंडर से प्राप्त हुआ था। और विग्रहराज रचित जो हरिकेली है इसमें किसका उल्लेख है? तो साथियों देसल देवी एक राजकुमारी है और विसल देव, इन दोनों की प्रेम कहानी का इसमें जिक्र किया गया, वर्णन किया गया। और हम्मीर के खिलाफ युद्ध की योजना बनाना भी इसमें शामिल है। तो ये फैक्ट हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो साथ ही हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो साथियों क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि साथियों इस तरह की टेस्ट सीरीज हम आपके लिए बहुत सारे लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।